आज हम बात करेंगे उस सोच के बारे में जिस सोच ने भारत को लगातार पिछड़ा हुआ रखा, गरीब बनाए रखा और लगातार कमज़ोर किया। ये सोच भारत में ऐसा नहीं कि आज पैदा हो गई। अगर हम लोग इसको मुग़ल एरा के दौर में भी लेकर जाएं, उस टाइम पर हम लोग ये समझें कि वो कौन सी सोच थी जिससे जो है हम लोग पीछे रह गए और फिर लगातार पीछे और आज हम लोग इस हालात में पहुंच गए कि अगर हम लोग आज लड़ना भी चाहें, अगर हम लोग इस सोच को, इस ऑरा को तोड़ के भी आगे जाना चाहें तो बहुत इम्पॉसिबल है कि यहाँ से भारत जो है बहुत ज़्यादा उन्नति कर पाएगा। यूरोपियन देशों में जिस वक्त औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस वक्त भारत के अंदर भी औद्योगिक क्रांति हुई थी और यहाँ पर यूपी के आसपास के ज़िलों के अंदर में मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, यहाँ के ऊपर में एक नई इंडस्ट्री औद्योगिक क्रांति हो रही थी। लेकिन वो मुग़ल एरा के पतन का दौर था। यहाँ से मुग़ल एरा का पतन शुरू हुआ और यहाँ की औद्योगिक क्रांति जो है वो दम तोड़ना शुरू हो गई। बाकी अंग्रेज़ों का शासन आया, ग़ुलामी आई और उस टाइम पे यहाँ की इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप होती वो तो अपने आप में एक सपना ही था। अच्छा, एक मिथ मैं आपके सामने यहाँ पर बस्ट करना चाहता हूँ। वो मिथ बड़ा सिंपल ये है कि लोग सोचते हैं कि जब मुग़ल एरा चल रहा था तो कोई गोल्डन एज भारत की थी। ठीक है, भारत विकसित राष्ट्र था, लेकिन उस टाइम पर भी साइमल्टेनियसली चाइना नंबर 1 दुनिया की इकोनॉमी था। ये बात सही है कि चाइना और भारत का कोई ख़ास इंटरेक्शन नहीं थे, कोई ख़ास आपस में व्यापार, बिज़नेस और लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई कूटनीतिक उनके आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन भी नहीं थे, इसलिए हम लोग चाइना की बात ज़्यादा नहीं करते। लेकिन उस टाइम पे भी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी चाइना ही था और ये चाइना का कमबैक है जो अब इस नई दुनिया के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। चाइना का बीच में 100-150 साल ख़राब गया, 100-150 साल हमारा भी ख़राब गया। उसी एक सोच ने यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का पतन किया और अपनी औद्योगिक क्रांति का पलीता बिठा दिया। जिस एक सोच ने 1947 के बाद जब हम लोग दोबारा से इंडिपेंडेंट नेशन बने और हम लोगों को जो है अब कम से कम जो ख़राब हो गया, जो घट गया, जो गरीबी आ गई, जो दिक्कतें हो गई वो हो गई। 1947 के अंदर में उसी सोच ने जो है फिर यहाँ पर सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के बाद में वही करप्ट भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेसी के साथ में, उसी करप्ट भ्रष्टाचारी सिस्टम के साथ में, उसी करप्ट भ्रष्टाचारी मॉड्यूल के साथ में हमारा लोकतंत्र जो है आगे बढ़ना शुरू हुआ, जिसके अंदर में आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो कलयुग था, कलयुग के अंदर में तो ये होना ही था। यहाँ पर जो है करप्शन करके आगे बढ़ना जो है इसको प्रोत्साहन मिलता चला गया। मतलब ये एक तरीका बन गया, ये कि आप सेटिंग लगाओ, जुगाड़ लगाओ और बड़ा व्यापारी, मतलब आप एसेट पे कब्ज़ा कर लो, आप साठ गार्ड बिठा लो, ये बड़ा व्यापारी हो गया। तो ये रोल मॉडल बन के उभरे हमारे सामने और उसी एक सोच ने हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसको जो है दोबारा से उन्नत क्यों नहीं किया, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो इलाके हैं ना जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, अगर आप देखेंगे मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, उसके बाद जो है कानपुर, ये सारे के सारे जो औद्योगिक इकाइयाँ थी, आमतौर पे यहाँ पर कारीगरी जो है इसके अंदर में कौन लोग थे, आप गूगल कर लेना कि कारीगर कौन लोग होते थे, व्यापारी कौन लोग होते थे। ये जो कारीगरी है ये इनके हाथ में थी और इनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत थी। इसके हाथ में से ये कारीगरी इनके हाथ में से छीन ली गई एक तरीके से। क्यों? क्योंकि देखिए, एक सोच जिसके अंदर में देश के हर नागरिक को समान नहीं माना जाता, एक सोच जिसके अंदर में ये तो कहा जाता है कि आप समान हो, आपको संविधान ने संविधान सारा, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि सोसाइटी का एक हिस्सा जो है अवैध कॉलोनियों के अंदर में शिफ्ट होता चला जा रहा है, घेटो बनाता चला जा रहा है और वो कारीगर होने के बावजूद, उसके जब बाप दादा पूर्वज जो है एक इंडस्ट्री के अंदर कारीगर थे, वो मजदूरी करने लगा और होटल खोल के बैठ गया है और वो नहारी पाए बड़े पाव बना रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरीके से डिज़ाइन हुई कि अपलिफ्टमेंट यहाँ ना हो कि यहाँ हो। उनको कोई एक इनसिक्योरिटी दिमाग के अंदर में बैठ गई और उस इनसिक्योरिटी ने क्या करा कि अपने लोगों को आगे बढ़ाया। उसकी वजह से क्या हुआ? करप्शन पैदा हुई। उस करप्शन की वजह से क्या पैदा हुआ? करप्शन की वजह से पैदा हुआ एक पूरा का पूरा करप्ट निज़ाम, अनस्किल्ड लोगों के कारखाने। और यूपी और बिहार के जिन इलाकों के अंदर में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, इनके पास कारीगर थे, इनके पास टेक्निकली लेबर थी, बाप दादा कुछ काम जानते थे और फिर जहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हुई यहाँ से फिर पलायन शुरू हुआ और कारीगरों की सप्लाई शुरू। तो बहरहाल, तो ये एक सोच जिसने जो है भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुछ एक फैक्ट्स हैं।
हम भारत के लोगों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत, इसके बारे में कोई बात भी नहीं करते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम भारत के नागरिक को भारत के नागरिक की तरह अप्रिशिएट ही नहीं करते। अगर किसी के अंदर कोई स्किल है, किसी के अंदर कोई टैलेंट है और वो आपके सामने जब वो टैलेंट या स्किल आपके सामने में आती है तो हम लोगों को ऐसा रियलाइजेशन होता है कि यार ये है कौन। लोग सरनेम पता लगाने लगते हैं, उसकी जात पता लगाने लगते हैं, उसका मज़हब पता लगाने लगते हैं। अगर कोई अपने स्किल को प्रूव करते 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 इस सब बैरियर से ऊपर भी निकल गया है तो उसके बावजूद भी हम लोग उसका सिर्फ बाइकआउट और एप्रिसिएशन इस बिहाफ पर कर सकते हैं कि उसका रिलीजन क्या है, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है। उस ज़माने के अंदर में भी जब मुग़ल एम्पायर के अंदर में सल्तनतें टूट रही थी, अंग्रेज़ों ने इसको भली भांति पहचाना, आइडेंटिफाई किया कि ये लोग जो है बहुत बुरी तरीके से आपस में डिस्प्यूटेड हैं, ये एक दूसरे को पसंद, ये एक दूसरे को नागरिक ही नहीं मानते, अपने से कमतर मानते। इस एक दूसरे को कमतर मानना और आपके अंदर में गर्व को पलाना और उसके बाद जो है नहीं बेनिफिशरी ये नहीं होना चाहिए, बेनिफिशरी वो होना चाहिए, बेनिफिशरी ये नहीं होना चाहिए, बेनिफिशरी ये अगर ये सोच रही, इस सोच ने जो है पिछले, अगर मान लीजिए दूसरा कोई कम्युनिटी का आदमी और वो उभर के आगे भी आ रहा है तो एक कम्युनिटी हो सकता है वहाँ पर दंगा फसाद करके मतलब, और ये पॉलिसी मत बना लेते हैं जब सरकार के अंदर आते हैं तो उसको वो पॉलिसी का नाम, उस तरीके की पॉलिसियाँ बनाने लगते हैं कि जिससे जो है दूसरी कम्युनिटी को जो है नुकसान हो जाए, उसका फ़ायदा ना हो। वो ये नहीं समझते उस टाइम पे कि ये नुकसान जो होता है ये पूरे देश का ही हो जाता है एक साथ। और आज हम लोग अब इस करंट सिचुएशन के अंदर में अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम लोग कम से कम 20 से 30 साल पीछे हो गए। 1990 पहले जो औद्योगिक क्रांति यूरोप के अंदर में आई थी वो गाड़ी हमसे छूट गई, इसी सोच की वजह से वो गाड़ी हमसे छूटी और हम लोग उस गाड़ी को पकड़ नहीं पाए, हम लोगों ने लंबी एक गुलामी झेली। 1990 के बाद फिर एक और तरीके का रेवोल्यूशन पैदा हुआ, दुनिया के अंदर में रेवोल्यूशन आया। अगर आप देखेंगे 1990 के अंदर जो देश मिडिल ईस्ट के देश, दुबई, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ये कतर, ये लोग, चाइना और आसपास के और भी देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, 1990 के अंदर में ये लोग किस कंडीशन के अंदर में थे और भारत किस कंडीशन के अंदर में था। बहुत संभव था कि वहाँ के बाद बम्बई जो है एशिया का एक फाइनेंशियल कैपिटल होता है, एक हब होता, लेकिन वहाँ से फिर एक नई यात्रा शुरू हुई, एक नया जन्म शुरू हुआ। उस टाइम पे हम लोग मंदिर मस्जिद विवाद करने लगे, मंडल कमंडल की राजनीति करने लगे, आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाने लगे। हमने राजनीतिक विमर्श को पूरी तरीके से बदल दिया और हम लोग उस ट्रेन के अंदर में सवार हुए 1000 डिस्प्यूट लेकर एक साथ, और हम लोग अब फाइनल रिज़ल्ट 2025 में सबके सामने आ ही गया है। चाइना कहाँ पहुँच गया है, हम कहाँ पर हैं। अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है 1990-92 के आसपास में जितना भी 1-2 ट्रिलियन की इकोनॉमी था, आज वहाँ से 20 टाइम 15 टाइम ऊपर इकोनॉमी वो पहुँच चुका है। हमने भी 1-2 ट्रिलियन का गेन किया है। इतनी स्लो रफ्तार के साथ में हम लोग भागे, इतनी स्लो रफ्तार के साथ में भागे। और जो लोग इसका इल्ज़ाम लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर में या कांग्रेस ने ऐसा किया, नहीं भैया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। एक सोशल स्ट्रक्चर ही इस तरीके की सोच का था जहाँ भारत का आम आदमी ही भारत के एक दूसरे नागरिक के लिए दिल के अंदर में नफ़रत, बैर और कुंठा रखता था। राजनीतिक दल वो सिर्फ उस इमोशन को एक्सप्लॉइट करता है, उसको अगर उससे बेनिफिट मिल रहा है तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो कांग्रेस ने सब कुछ किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी, कुछ लोगों का कहना है, जो लोग कहते हैं कांग्रेस ने किया, उनके लिए तो एक मामूली सा तर्क ही काम करता है कि ये जो 1990 से लेकर और ये 2025 का सफ़र है, इसके अंदर में 10-12 साल ही कांग्रेस की हुकूमतें रही होंगी, 15 साल। बाकी सारी हुकूमतें जो है गैर कांग्रेसी रही हैं देश के अंदर में। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ही ऐसा कुछ घटा दिया, भारतीय जनता पार्टी को तो जनता ने विंडो दिया। विंडो ने दिया कि भैया देखो, ये वाला हमारे पॉलिटिक्स का आइडिया है, अगर आप इसको आप इस आइडिया को एंडोर्स कर लेते हो तो इस आइडिया पर हम लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। और आपने वो आइडिया एंडोर्स कर लिया क्योंकि आपके अंदर में वो कुंठा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो डर और फेयर था। तो राजनीतिक दल को जीतने का मौका मिला, वो तो जीतेगा, वो चुनाव जीतेगा। आप जिस तरीके से उसके लिए मौका फराहम कर रहे हैं, जिस तरीके से उसके लिए मौका बना रहे हैं, वो उस तरीके की राजनीति करेगा और वो जीतेगा। आपको पता ही नहीं था, आप एक मुट्ठी हो ही नहीं, आप टूटे बिखरे इधर उधर भटके हुए लोग हो, आप अपने आप को जनता ही नहीं मानते। आप नेताओं के अंदर में भी ये नहीं देखते कि प्रोग्रेसिव सोच का नेता कौन है, पढ़ा लिखा नेता कौन है, काबिल नेता कौन है, कौन देश की तरक्की के बारे में बात कर रहा है, आप ये पता लगाते हो कि उसकी जाति कौन सी है, उसका धर्म कौन सा है, वो कहीं ऐसा तो नहीं देश को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। इसकी वजह से हमारी 90s की ये ट्रेन जो है, इस तरीके की सोच की वजह से, इसी एक सोच की वजह से हमारी ये 90s की ट्रेन भी मिस हो गई और हम लोग पूरे तरीके से पिछड़ गए। आज की तारीख में अगर हम लोग सोचे भी कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लेंगे तो हमारे सामने जाइंट चाइना की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कंपनियाँ खड़ी हुई हैं जो वो
₹1 के अंदर में जो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, हम वो ₹4 में भी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है दुनिया में। कहाँ पर हम लोग माल को उसको फेंकेंगे उठा के? हमारा ₹5 का लो क्वालिटी माल ₹1 के चाइनीज़ माल के मुकाबले बिगड़ जाएगा। अगर हम लोग किस तरीके से इसको रिस्ट्रिक्टेड और बंद इकोनॉमी भी अगर दोबारा कर लेते हैं ना, वो भी इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। हम पूरी दुनिया से तो अपने आप को बंद नहीं करेंगे। चाइना वायना अगर हम लोग वहाँ पर डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, वाया थाईलैंड भेजेगा, वाया सिंगापुर भेजेगा, वाया दुबई भेजेगा, हमारे पास उसका माल आता रहेगा, ₹1 के बदले ₹1.5 का आएगा। हमारा तो तब भी कॉस्ट ₹5 की है। और हम लोग यहाँ से जो है यूपी बिहार को हम लोगों ने लेबर सप्लाई जोन बना लिया, जहाँ पर कारीगरों की मंडी थी, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस जगह को हमने पूरे तरीके से दरकिनार कर दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और उसके बाद में अच्छा दूसरा फिर अभी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और रेवोल्यूशन दुनिया के अंदर में पैदा हुआ, ये भी 8-10 साल पहले पैदा होना शुरू हो गया था। उसके अंदर में भी हम लोग कहीं अपने आप को एग्जिस्टेंस हमारी नहीं है। आज भी हम लोग गूगल पे, यूट्यूब पे, AI के लिए भी हम लोग चैट GPT पे, इन जगहों पर डिपेंडेंट है। आज भी हम लोगों को पता है कि हमारा खुद का कुछ भी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। हमारे पास अगर आज हम मोबाइल नहीं बना पा रहे हैं, हमारे पास चिप, ये वो दुनिया भर का मदरबोर्ड, सारे के सारे कंप्यूटर के अंदर में हमारी एक्सेसरीज सब चाइना मेड है। अगर हम लोग बना भी ले रहे हैं तो हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है और एफिशिएंट नहीं है उस तरीके की, हम लोग उस पर काम ही नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे यहाँ पे दिखाया गया सेटअप बड़ा कॉर्पोरेट वो होता है जिसके पास में कोई सांठ-गांठ ऐसी सरकार की हो जाए जिससे उसको ज़मीन मिल जाए, कोई नेचुरल एसेट पर कब्जा मिल जाए, कोई खदान मिल जाए, गवर्नमेंट के साथ उसका अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन हो, वो थोड़ा सा पैसा नेताओं को दे दे, नेता जो है उसको चुनाव के अंदर में थोड़ी सी ज़मीन अलॉट कर दें और उस नेचुरल रिसोर्सेज को वो चाहे एक्सपोर्ट करे, चाहे वो इंपोर्ट करे, चाहे लोकल डोमेस्टिक मार्केट में खपा दे। आने वाले टाइम के अंदर में इंडिया की जो हर बार जीत हो जाती थी, जो हम लोग बच जाते थे, वो हम लोग ऐसे बच जाते थे कि हमारी एक डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी थी और जो भी बाहर का माल आ रहा है वो जो है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता था। उनको बहुत सारे एम्प्लॉय हायर करने पड़ते थे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। आपको आईटी इंडस्ट्री के अंदर में ये हल देखने को मिल रहा है AI आने के बाद में कि वो उसकी ज़रूरत अब कम होती चली जा रही है। बाज़ार बहुत और छोटा हो गया है। बहुत छोटा होने की वजह से ये है कि अब डायरेक्ट डंपिंग जो है हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बाज़ार के ऊपर में चालू हो जाएगी। कुछ दिनों के अंदर हो चुकी है। 60-70% बाहर के उत्पादों से ठस गया हमारा बाज़ार। तो जो हमारा कंज्यूमर बेस था वो भी डिपेंडेंट हो गया बाहर के बाज़ारों की तरफ, सिर्फ उसी एक सोच की वजह से। यहाँ से भी अगर ये सोच हम लोग कैरी करते हैं तो हम लोग दुनिया के अंदर में अगले 20-30 साल के अंदर में और भी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे और हमारी कम से कम 1-2 जनरेशन और अभी गरीबी से निकलने वाली नहीं है। 2050 नहीं, 2100 का शताब्दी का आप लक्ष्य बना लो। अगर आपने अपनी सोच, इस मेंटेलिटी को निकाल के बाहर नहीं फेंका, आपने एक भारतीय को भारतीय नहीं समझा, आपने जनता और नेता के बीच के ट्रांजैक्शन को समझना शुरू नहीं किया, आप जब तक ये सब चीज़ों को अपने डोमेस्टिक लेवल पर ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्या काम करने से, क्या करप्शन करके अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसकी वाहवाही करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमारा नेता, तुम्हारा नेता कुछ नहीं होता। नेता को आप जो है सिर्फ क्या कहते हैं, हथियार देते हैं। वो अलग अलग तरीके के मसाले बाज़ार के अंदर में फेंकता है। आप कहते हो मैं इन मसालों के अंदर तो ये चुनाव जाके सत्ता दे दूंगा। वो कहता है कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। वो कॉर्पोरेट कहता है तू मुझे ये चीज़ दे दे, मैं तो ये पैसा दे दूंगा। तो इस तरीके के नेक्सेस और मकर जाल के अंदर में अगर ये सोसाइटी फंसी रहेगी तो अगले 50 साल के अंदर में भी देश विश्व गुरु छोड़ो, आप जो है आसपास के देशों के मुकाबले एक इज़्ज़त के नेशन के नाते ही खड़ा हो जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना पिछड़ने के बाद भी अगर आप लोगों को अगर अकल नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि दुनिया ने कहाँ की यात्रा कर ली है इन 20-30 सालों के अंदर में और हमने कहाँ की यात्रा करी है, कहीं यात्रा नहीं करी है हमने। हम लोग वहीं, लोग कहते हैं गरीबों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। सच्ची में फ़र्क नहीं पड़ता गरीबों को, सच्ची में इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गरीबों को। क्यों नहीं? उनकी लाइफ में कोई अपलिफ्टमेंट तो है नहीं। उनको तो 2 रोटी कमानी खानी है। आपने बोला यहाँ कमा ले, वहाँ कमा ले, वो कमा लेगा, तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। लेकिन जब देश का पूरा मॉडल सबको साथ लेके चलता है, सब नागरिकों को नागरिकों की तरह सम्मान देता है और फालतू के डिस्प्यूट खड़े नहीं करता है, और हम लोग ऐसे लीडरों को चुनाव जिताते हैं जो कि भ्रष्टाचार से मुक्त हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है। हम लोग ऐसे कॉरपोरेट को तवज्जो देते हैं जो कि देश के लिए कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो देश के विकास के अंदर में सच्चे सहायक बाधक नहीं है, सहायक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो सही है। अगर नहीं तो ये सिस्टम अगर इस तरीके का नहीं होता तो लोगों को पता है कि छोटा मोटा जुगाड़ करना है, कांटे फंसाने हैं, इधर पैसा इकट्ठा करना है, बाहर निकलना है। सारा करोड़पति एक एक करके बाहर निकल रहा है, सारा स्किल एक एक करके बाहर निकल रहा है। अगर किसी के पास अच्छा पैसा, अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन उसने कर भी ली है तो वो यहाँ के बजाय बाहर अपॉर्चुनिटी देख रहा है, बाहर भाग रहा है, सब टैलेंट बाहर भाग रहा है, अमीर बाहर भाग रहा है,
देश छोड़ दे रहे हैं, वापस नहीं आने का नाम ले रहे हैं वो लोग, NRI जा रहे हैं। उनको पता है कि भैया हाथ जोड़ो, यहाँ का निज़ाम सिस्टम जो है ये बहुत गड़बड़ है। और ये सिर्फ एक मामूली सी सोच है कि भारतीय को भारतीय नहीं मानना, उसकी वजह से सारी गड़बड़, मतलब ये सारा मैनिपुलेशन वहीं से शुरू होता है। जब आप एक भारतीय को भारतीय नहीं मानते तो जात की राजनीति चमकती है, जब आप एक भारतीय को भारतीय नहीं मानते तब हिंदू मुस्लिम की राजनीति पैदा होती है, जब आप एक भारतीय को भारतीय नहीं मानते तब उसकी आड़ में करप्शन करने का मौका मिलता है, सांठ-गांठ चलती है, क्योंकि उनको पता है कि आपके डिस्कोर्स आपको एक भेड़ की तरह पूरे दूसरे चौराहे के ऊपर में ले जाके खड़ा कर दिया जाएगा और आपके देश की जो है भट्टा बिठा दिया जाएगा। अब आपको जब तक भट्टा बिठाना है आप अपने देश का भट्टा बिठाते रहो, एंजॉय करो, नहीं तो ये कसम खाओ कि 2026 शुरू हो गया है। नए साल के अंदर में हम एक नई सोच के साथ में आगे आएंगे। हमसे जो एक एक कदम करके भी हम लोग चल सकते हैं, हम लोग चलेंगे, और उस एक एक कदम से हमको जो भी देश, वो कदम ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, देश की उन्नति के लिए है। जो हेटरेट फैला रहा है, जाति के अंदर बांट रहा है, धर्म के अंदर बांट रहा है, जो हमको करप्टेड नेताओं को कुछ बोलने नहीं दे रहा, करप्टेड कॉर्पोरेट को कुछ बोलने नहीं दे रहा, वो देश का गद्दार है, देश का दुश्मन है। और देश तरक्की नहीं करेगा अगर ऐसे लोगों के हाथ के अंदर में हम लोग कठपुतली बने रहेंगे। और इस सोच को अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो ये ऐसी की ऐसी कंडीशन लगातार बनी रहेगी। जय हिंद।